नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित कविता पर्वत प्रदेश में पावस का व्याख्या भाग। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि थे। छायावादी वृहत्त्रयी के अंदर इनका नाम आता है, छायावादी चतुष्टय में भी इनका नाम आता है और ये छायावादी कवियों में विष्णु के नाम से प्रसिद्ध है। सुमित्रा नंदन पंत अपने काव्य में प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। प्रकृति के कुशल चितेरे इनको कहा जाता है। कल्पना के सुकुमार कवि इनको कहा जाता है। इनकी पर्वत प्रदेश में पावस कविता का व्याख्या भाग करने से पहले हम इसका प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य में संकलित प्रकृति के कोमल कुशल चितेरे, छायावाद के आधार स्तंभ एवं कल्पना के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित कविता पर्वत प्रदेश में पावस से ली गई है। इन काव्य पंक्तियों में कविवर पंत ने वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश की क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित विविध शोभा का वर्णन किया है। कवि अपनी असीम कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए बचपन की सहचरी प्रकृति के वर्षा ऋतु के समय पर्वतीय स्थल का मनमोहक चित्र प्रस्तुत कर रहा है। ये इसका प्रसंग होगा, उसके पश्चात हम इसकी व्याख्या लिखते हैं। कविवर पंत प्रकृति चित्रण के लिए एवं अपनी कल्पना की सुकुमारता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, वही हमें इन काव्य पंक्तियों में देखने को मिलेगा। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु का अर्थ होता है वर्षा काल, अर्थात सुमित्रा नंदन पंत पर्वत प्रदेशों में पल पल परिवर्तित होने वाले सौंदर्य का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश की वर्षा काल का समय था और चारों तरफ पर्वतीय प्रदेश दिखाई दे रहा था। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, वेश का अर्थ होता है वेशभूषा। इस पर्वतीय प्रदेश में कभी तो बादल घनघोर वर्षा करने लगते, कभी उमड़ घुमड़ कर पर्वतों को ढक लेते, तो कभी रिमझिम बरसने लगते थे और इस तरह प्रकृति हर क्षण प्रतिक्षण अनेक प्रकार का सौंदर्य धारण कर रही थी। पल पल यहाँ पर एक ही शब्द है, वो दूसरी बार आया है। पल पल के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जो कि हमें इसके विशेष में लिखना है बाद में। आगे कवि कहता है, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। दृग का अर्थ होता है आंखें, सुमन का अर्थ होता है फूल, अर्थात आंखों रूपी फूल। सहस्त्र का अर्थ होता है हजारों और मेखलाकार का अर्थ होता है माला के आकार वाला, माला के आकार वाला पर्वत। कवि कहता है, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। महाकार का अर्थ अपना बड़ा आकार, निज स्वयं का, अपना स्वयं का बड़ा आकार। कवि उस समय पर्वत प्रदेश के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहा है कि वर्षा ऋतु में जब बादल घनी वर्षा कर रहे हैं, तब मेखलाकार पर्वत अपार, माला के आकार में अपार पर्वत अपने हृदय पर खिले हजारों फूलों रूपी आंखों को फाड़ फाड़ कर अपने चरणों के पास निर्मल स्वच्छ दर्पण के समान विशाल तालाब फैला हुआ है, उसमें स्वयं के ही महान आकार को बार बार देख रहा हो, ऐसा लग रहा है। अर्थात कवि कहता है कि इस पर्वतीय प्रदेश में माला के आकार के अंदर फैले हुए अपार पर्वत, उनके हृदय पर जो फूल उगे हुए हैं, उन फूलों रूपी आंखों से बार बार नीचे जल के अंदर जो तालाब है उसमें अपना ही महान आकार देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं अपने आकार का। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल।
मेखला की आकृति में जुड़े हुए अपार पर्वतों पर खिले हुए हजारों पुष्प पर्वतों के नेत्र हैं और वर्षा के कारण पर्वतों के बीच में जो स्वच्छ पानी तालाब में भरा हुआ है उसमें पर्वत की परछाई पड़ रही है। उसका वर्णन करने के पश्चात कवि कहता है, जिसके चरणों में पला ताल, कि उस पहाड़ के चरणों में तालाब है वो चारों ओर फैला हुआ है, दर्पण सा फैला है विशाल, वो ऐसे फैला हुआ है जैसे कि दर्पण फैल जाता है। यहाँ पर कवि ने अपनी सुंदर कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहता है कि पावस ऋतु थी और पर्वतीय प्रदेश था। उस समय प्रकृति पल पल में अपना वेश है वो परिवर्तित कर रही थी। मेखला आकार माला के समान जो पर्वत अपार रूप में फैला हुआ था वो अपने ऊपर उगे हुए फूलों रूपी आंखों से बार बार नीचे जल में, जो कि पर्वत प्रदेश के अंदर चारों ओर पानी फैला रहता है, दर्पण सा विशाल फैला हुआ था। उसी दर्पण के अंदर, दर्पण रूपी पानी के अंदर वह पर्वत अपना आकार बार बार निहार रहा था। ये इसकी व्याख्या है। अब हम विशेष लिखेंगे। विशेष में नंबर 1, पर्वत प्रदेश के पावस ऋतु में पल पल परिवर्तित सौंदर्य का कविवर पंत ने कल्पना के सहारे मनमोहक चित्रण किया है। पंत की काल्पनिक सृजन शक्ति से पूरे पद्यांश में एक अद्भुत आकर्षण चमत्कार आ गया है। प्रकृति का आलंबन एवं मानवीकरण रूप में चित्रण छायावादी शैली के अनुरूप है। शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग है। दर्पण सा फैला है विशाल में उपमा अलंकार है। बार बार और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंखें रूपी सुमन यानी आंखें रूपी फूल, वहाँ पर रूपक अलंकार है। ऐसे यहाँ पर सभी अलंकारों का कवि ने प्रयोग किया है। उसके पश्चात हम इसके अगले भाग की व्याख्या करते हैं। अगले भाग की प्रसंग वही रहेगा जो मैंने आपको पहले इसमें बताया है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर, झरझर के अंदर यहाँ फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है जो हम इसके विशेष में लिखेंगे। गिरी का अर्थ होता है पर्वत, गिरी का पर्वत। मद का अर्थ होता है नशा। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्जर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर है झांक रहे नीरव नभ पर। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष का अर्थ होता है लगातार और अटल का अर्थ होता है एक जगह पर दृढ़ होकर। मद का अर्थ होता है नशा और निर्झर का अर्थ होता है झरने और गिरिवर का अर्थ होता है गिरिवर अर्थात पर्वत और तरवर का अर्थ होता है पेड़। तरवर पेड़। उच्च आकांक्षाओं के समान, नीरव शांत, शांत नभ पर। कवि कहता है, कल्पना की अपनी रंगीन तुलिका का सहारा लेकर कवि पावस ऋतु में पर्वतों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहा है कि गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। अत्यधिक वर्षा के कारण पहाड़ों से प्रेम के प्रतीक झरने झरझर की ध्वनि करते हुए धरती पर गिर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो वे अपने पर्वतराज के गौरव का मधुर स्वर में गुणगान कर रहे हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर, झाग भरे हुए झरने। मनोरम दृश्य में कवि कहता है कि झरनों की छन छन छनन ध्वनि शरीर के रोम रोम में प्रेम का नशा भर रही है, मन को उत्तेजित कर रही है। झरनों की तेज गति से आपसी टकराहट और तेज गति से गिरने के कारण उनमें अनेक झाग भरे हुए हैं। ये झाग भरे झरने माला में पिरोए मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। गिरिवर के उर से, उर का अर्थ होता है हृदय। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर।
कवि कहता है, झरनों के पश्चात कवि पर्वतों पर जो ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े हैं उनका वर्णन कर रहा है कि गिरिवर की ओर से उठकर कि पहाड़ों के वक्ष स्थल पर खड़े हुए ऊंचे ऊंचे वृक्ष ऐसे लग रहे हैं जैसे उच्च आकांक्षाओं से तरवर, जैसे मानव के हृदय में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं इच्छाएं जागृत हो रही है झांक रहे नीरव नभ पर। वे पेड़ हैं वो नीरव यानी मौन और चुपचाप आकाश की ओर निरंतर देख रहे हैं, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अर्थात वो जो पेड़ हैं जो गिरिवर पर्वतों के हृदय से उठकर उच्च आकांक्षाओं की भांति ऊंचे ऊंचे उठे हुए हैं, वो शांत आकाश की ओर अनिमेष अटल लगातार और दृढ़ रूप से अपने अंदर कुछ चिंता लिए हुए देख रहे हैं। अर्थात यहाँ पर कवि ने अपनी कल्पना के सहारे से मानव हृदय में उठने वाली उच्च आकांक्षाओं की तुलना पहाड़ों में उठने वाले ऊंचे ऊंचे पेड़ों से की है। ये इसका व्याख्या भाग है। उसके पश्चात हम इसका विशेष लिखते हैं। विशेष में हम लिखेंगे नंबर 1, कवि ने झरझर झरते झाग भरे झरने, उत्तेजित करने वाले और ऊंचे उठते वृक्षों का कल्पना द्वारा मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। कवि ने प्रकृति का आलंबन और मानवीकरण चित्रण किया है। गिरि के तरवरों की मूर्तता पर मानव मन की अमूर्त भावनाओं का आरोप है। झर झर नस नस झरते हैं इत्यादि में भाषा की ध्वन्यात्मकता से संगीतात्मकता आ गई है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात अगले भाग की व्याख्या करते हैं। अगले भाग के अंदर भी विशेष वही रहेगा जो पहले था। अब हमें इसका व्याख्या भाग करना है। व्याख्या भाग में उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर का अर्थ होता है पहाड़। फड़का अपार वारिद के पर, फड़का फड़फड़ा कर फैला कर, अपार अपार रूप में, वारिद बादल और पर क्या होता है पंख। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर। रव का अर्थ होता है ध्वनि, ध्वनि के रूप में, और निर्झर का अर्थ होता है झरना। यहाँ पर पर्वत प्रदेश में पावस के विभिन्न दृश्यों में पर्वतों पर घिर आए बादलों एवं उनके बाद पर्वतों की छटा में आए परिवर्तनों का वर्णन करता हुआ कवि कह रहा है कि उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर। ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर सघन काले सहज जल बादल घिर आए हैं, जिससे पर्वतों का दिखना बंद हो गया है या बादलों में पर्वत छिप गए हैं। उन बादलों में छिपे पर्वतों को देखकर कवि कह रहा है, ऐसा लगता है मानो पर्वतों के अचानक बादल रूपी पंख लग गए हैं और इन पंखों को फड़फड़ाकर पर्वत आकाश में उड़ने लगे हैं, अर्थात उड़ चले हैं, क्योंकि वो पर्वत बादलों के पीछे दिखाई नहीं दे रहे थे। तो कवि कहता है ऐसा लगता है जैसे कि वो उड़ गए हैं। पर्वतों द्वारा बादल रूपी पंख लगाकर उड़ जाने से पीछे झरने उनकी आवाज के रूप में शेष रह गए हैं। रव शेष रह गए हैं निर्झर, निर्झर झरने रव आवाज की ध्वनि के रूप में सिर्फ झरने हैं वो शेष रह गए हैं। है टूट पड़ा भू पर अंबर, अंबर आकाश, भू धरती। धंस गए धरा में स भय साल, स भय भय सहित शाल, शाल के जो पेड़ होते हैं वो, और धरा का अर्थ होता है धरती। इस प्रकार बादलों से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं ऐसे लग रही है जैसे कि टूट पड़ा भू पर अंबर, जैसे संपूर्ण आकाश ही धरती पर उतर आया हो अपनी बाहों में भरने के लिए। धंस गए धरा में स भय शाल। इस अद्भुत दृश्य को देखकर शाल के वृक्ष भी भय सहित धरती में धंस गए हैं। यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। जलदयान बादलों रूपी यान में विचर विचर घूम घूम कर। कवि कहता है कि उस समय पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश में पल पल परिवर्तित प्रकृति के दृश्यों को बादलों रूपी यान में बैठकर यूं जलद यान में विचर विचर था खेलता
इंद्रजाल की परिवर्तित प्राकृतिक दृश्यों को बादलों रूपी यान में बैठकर देवराज इंद्र अपनी जादूगरी से अंजाम दे रहा है, अर्थात जादूगरी का खेल खेल रहा है। खेलता इंद्रजाल अर्थात अपनी जादूगरी का खेल खेल रहा है। वह सरला उस गिरी को कहती थी बादल घर। इस तरह कवि कह रहा है कि वह मेरी प्रियतमा, सरला का अर्थ क्या है? कवि की प्रियतमा। गिरी का अर्थ है पहाड़, पहाड़ को बादल घर कहती थी। इस तरह कवि कह रहा है वह मेरी प्रियतमा पर्वत प्रदेश को बचपन में बादलों का घर कहा करती थी, जो कि बिल्कुल सही कहती थी। इस तरह मेरे चितेरे हृदय को बाह्य प्रकृति बनी चमत्कृत चित्र थी। प्रकृति अपने इन अद्भुत चित्रों से मेरे बाल सुलभ हृदय को चमत्कृत करती रहती थी, चौंकाती रहती थी। सरल शेषव की सुखद सुधी सी वही बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। कवि अपनी शेषव अवस्था का चित्रण करते हुए कहता है कि इस प्रकार मेरे शेषव की सुखद स्मृति के समान वही बालिका रूपी प्रकृति मेरी सबसे प्रिय और मनोरम मित्र थी। सुमित्रा नंदन पंत शुरू से ही प्रकृति के साथ रहे थे, तो उनको वह प्रकृति उनकी मित्र के रूप में दिखाई देती थी। वही वर्णन यहाँ पर कविवर सुमित्रा नंदन पंत ने किया है। अब हम इसका विशेष लिखेंगे। विशेष में हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कविवर पंत ने बादलों से घिरे पर्वतों का अत्यंत सजीव और बिंबात्मक वर्णन किया है। 2 नंबर, कवि ने प्रकृति रूपी सुंदरी को अपनी बाल सहचरी बताकर उसके अनुपम सौंदर्य से चमत्कृत होना बताया है। भाषा शैली में बिंब विधान और चित्रात्मकता से प्रभाव उत्पादकता आ गई है। अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा और मानवीकरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। श्रृंगार रस का प्रयोग है, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। अब ये हमारा व्याख्या भाग पूरा होता है। सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय, उनसे जुड़े हुए प्रश्न, वो अब हम हमारे क्लास के अंदर करेंगे, कक्षा के अंदर करेंगे। आपका कॉलेज जब खुल रहा है आगे से, तो हम अपनी क्लास के अंदर अपना आगे का भाग कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।